गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। लास्ट क्लास में हमने व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, क्रिमिनल लॉ, डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 60 पे। आज हम पेज नंबर 61 से पढ़ रहे हैं। देखिए, इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री। सिद्धांत के तौर पर भारत का हर एक नागरिक भारत की अदालतों का यूज़ कर सकता है, मतलब उनका उपयोग कर सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि भारत के हर एक नागरिक को अदालतों के थ्रू न्याय मिल सकता है। एज यू रीड अर्लियर, द कोर्ट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। आपने पहले भी पढ़ लिया है कि कोर्ट से हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल को निभाता है। If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. अगर किसी भी भारत के नागरिक को लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो वे न्याय के लिए कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। While the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India. जबकि कोर्ट सभी के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो भारत का जो एक बहुत बड़ा गरीब तबका है वो उन्हें कोर्ट्स में जाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप ए लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि लीगल प्रोसीजर में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा पेपर वर्क लगता है और साथ ही साथ बहुत सारा टाइम भी लगता है। For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily wage, the idea of going to court to get justice often seems remote. एक उस गरीब इंसान के लिए जो बहुत ही गरीब है, जो जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है और वो दिहाड़ी मजदूरी करके पैसे कमाता है, उसे कोर्ट से जस्टिस मिलना एक बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, ठीक है, और वे रोज़ाना कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इन रेस्पॉन्स टू दिस, द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s डिवाइज्ड द मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और PIL टू इंक्रीज एक्सेस टू जस्टिस। इस रेस्पॉन्स को देखते हुए कि गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिले, इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में एक मैकेनिज्म को डिवाइस किया जिसका नाम था PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights are being violated. PIL हर एक इंसान को या हर एक संस्था को इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि अगर किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हुआ है और उसके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो इंसान या कोई संस्था उस इंसान के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL फाइल कर सकता है। द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज अ PIL। कानूनी प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया था और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को संबोधित एक पत्र या तारबी जनित याचिका के रूप में माना जा सकता था। मतलब अगर इसको इतना सिंपल बना दिया गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर एक लेटर भी भेज दिया जाता था तो उसको जनहित याचिका के हिसाब से मान लिया जाता था। इन द अर्ली ईयर्स PIL वॉज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वॉज कंप्लीट। इन द अर्ली ईयर्स, PIL के शुरुआती वर्षों में PIL वॉज यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज सच एज रेस्क्यूइंग बॉन्डेड लेबरर्स फ्रॉम इनह्यूमन वर्क कंडीशंस। PIL का यूज़ उन लेबरर्स के लिए किया गया जिनको इनह्यूमन वर्क कंडीशन से रेस्क्यू किया गया। मतलब ऐसे काम जहाँ पर जान जाने की भी संभावना हो या कुछ गलत कामों से उन इंसान को रेस्क्यू किया गया और जिन्होंने उनको ऐसे गलत कामों में डाला उनके खिलाफ PIL लगाई गई। एंड सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन बिहार हु हैड बीन केप्ट इन जेल इवन आफ्टर देयर पनिशमेंट टर्म वॉज कंप्लीट। और PIL बिहार के उन कैदियों के लिए भी लगाई गई जिनकी सज़ा
बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर भी उनको जेल में ही रखा जा रहा था। तो उनके फंडामेंटल राइट्स का क्या हो रहा था, हनन हो रहा था। डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज़ बिकॉज ऑफ ए PIL? क्या आप जानते हैं कि आज जो मिड डे मील बच्चों को मिलता है सरकारी स्कूलों में या सरकारी स्कूलों से जुड़े हुए विद्यालयों में, वो भी PIL के कारण ही मिलता है। सी द फोटोज ऑन द राइट एंड रीड द टेक्स्ट बिलो टू अंडरस्टैंड हाउ दिस केम अबाउट। इन फोटोज़ को देखो और ये जो नीचे टेक्स्ट लिखे हुए हैं इनको हमें पढ़ना है कि ये मिड डे मील PIL के थ्रू किस तरीके से आया। देखो इसमें लिखा हुआ है, फोटो 1, In 2001, the drought in Rajasthan and Orissa meant that millions faced an acute shortage of food. 2001 में क्या हुआ कि राजस्थान और उड़ीसा के अंदर क्या हुआ, सूखा पड़ गया, जिससे व्यक्तियों के खाने की जो चीज़ें थी उनकी शॉर्टेज हो गई। Meanwhile, the government godowns were full of grain. Often this was being eaten away by rats. इस बीच सरकारी गोदाम अनाज से भरे थे और अक्सर यह चूहों द्वारा खा लिए जाते थे। इन दिस सिचुएशन ऑफ हंगर एमिडिट्स प्लेंटी एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज और PUCL filed a PIL in the Supreme Court. It stated that the fundamental right to life guaranteed in Article 21 of the Constitution included the right to food. The state's excuse that it did not have any adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all. देखो इसका मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, ठीक है, वे सरकार के सामने आई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL डाला, ठीक है। और PIL डालने के बाद ये बोला कि आर्टिकल 21 जो है जिसमें राइट टू लाइफ दिया गया है, तो राइट टू लाइफ के अंदर ही राइट टू फूड भी माना जाता है, ठीक है। राज्यों ने, राजस्थान के राज्य ने और उड़ीसा की राज्यों ने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि उनके पास कोई भी गोडाउन्स, मतलब उनके पास फूड की क्या है, शॉर्टेज है, और ना ही उनके गोडाउन्स के अंदर ग्रेन्स है। लेकिन जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये गलत पाया गया। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द स्टेट हैड ए ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये भी आदेश दिया कि वे राज्य की जनता को खाना दें, ये भी राज्य की सरकार का ड्यूटी है। इट देयरफॉर डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट टू प्रोवाइड फूड एट चीपर प्राइसेस थ्रू द मूवमेंट राशन शॉप्स एंड टू प्रोवाइड मिड डे मील्स टू चिल्ड्रन। तब से क्या होने लगा कि गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगे और राशंस की दुकान पर, गवर्नमेंट की राशंस की दुकान पर जो खाने पीने की चीज़ें जो थी वो चीपर प्राइसेस में मिलने लगी, बच्चों को मिड डे मील मिलने लगा। इट ऑल्सो अपॉइंटेड 2 फूड कमिश्नर्स टू रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। और इन्होंने 2 फूड कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया ताकि गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं राइट टू फूड के बारे में, ताकि वो भी सुप्रीम कोर्ट को दें। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 62 पे। देखो पेज नंबर 62 पे क्या है, फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट्स इज एक्सेस टू जस्टिस। सामान्य व्यक्ति के लिए न्यायालयों तक पहुंच न्याय तक पहुंच है। मतलब सामान्य व्यक्तियों के लिए क्या है कि न्यायालयों तक पहुंच, न्याय तक पहुंच है। द कोर्ट्स एक्साइज अ क्रूशियल रोल इन इंटरप्रिटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड एज यू सॉ इन द अबाउ केस द कोर्ट्स इंटरप्रिटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जैसा कि आपने उपरोक्त मामले में देखा था, अदालतों ने भोजन के अधिकार को शामिल करने के लिए जीवन के अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या की कि मतलब राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21 में, उसके अंदर राइट टू फूड भी इंक्लूडेड है। दे देयरफॉर ऑर्डर्ड द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि स्टेट्स को हर एक इंसान को फूड पहुंचाना है और बच्चों के लिए मिड डे मील की स्कीम्स भी लगवानी है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोर्ट्स जजमेंट्स दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन
पर्सन। हालांकि अदालत के फैसले भी लोगों को मानना है कि आम व्यक्ति के सर्वोत्तम हितों के खिलाफ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgments on evictions are a far cry from earlier judgments. For example, जो कार्यकर्ता गरीबों के लिए आश्रम और आवास के अधिकार से संबंधित मुद्दों पर काम करते हैं, उनका मानना है कि निष्कासन पर हाल के निर्णय पहले के निर्णयों से बहुत दूर हैं। While recent judgments tend to view the slum dweller as an encroacher in the city, earlier judgments like the 1985 Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation had tried to protect the livelihoods of some slum dwellers. हालांकि हाल के निर्णय झुग्गी वासियों को शहर में अतिक्रमणकर्ता के रूप में देखते हैं। मतलब जो भी शहर के अंदर झुग्गी बनी हुई होती है उनको अतिक्रमण माना जाता है, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पर झुग्गियाँ बनाते हैं। पहले के निर्णयों जैसे 1985 ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने झुग्गी निवासियों की आजीविका की रक्षा करने की कोशिश की थी। अब देखिए ये ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी क्या था। द जजमेंट ऑफ द ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश द राइट टू लाइवलीहुड एज पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। ये जो जजमेंट था ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी मतलब बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, इसमें राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लाइवलीहुड भी रखा गया। मतलब अगर जिंदगी होगी तभी एक इंसान अपनी आजीविका चला सकेगा। द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स फ्रॉम द जजमेंट पॉइंट टू द वेज इन विच द जजेस लिंक द इश्यूज ऑफ द राइट टू लाइफ टू दैट ऑफ लाइवलीहुड। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लाइवलीहुड को जोड़ा, वो इस तरीके से देखिए। द स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ कन्फर्ड बाय आर्टिकल 21 इज वाइड एंड फार रीचिंग। लाइफ मीन्स समथिंग मोर। देखो, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त व्यापक और दूरगामी है। लाइफ मीन्स समथिंग मोर देन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। जीवन का अर्थ प्राणी मात्र से अधिक कुछ है। इट डज नॉट मीन मैरिली दैट लाइफ कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड और टेकन अवे एज फॉर एग्जाम्पल बाय द इम्पोजिशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब यह नहीं है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। That is but one aspect of the right to life. An equally important facet of that right is the right to livelihood, because no person can live without the means of living, that is the means of livelihood. उदाहरण के लिए मृत्युदंड की सजा और निष्पादन, यह जीवन के अधिकार का एक पहलू है। उस अधिकार का एक समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन के साधनों के बिना नहीं रह सकता है, अर्थात आजीविका के साधन के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। दैट द eviction of a person from a pavement or slum will inevitably lead to the deprivation of his means of livelihood is a proposition which does not have to be established in each individual case. कि फुटपाथ या झुग्गी से किसी व्यक्ति का निष्कासन अनिवार्य रूप से उसकी आजीविका के साधनों से वंचित कर देगा। मतलब अगर कोई इंसान फुटपाथ पर या किसी झुग्गी में रह रहा है और उसको वहाँ से हटा दिया जाए तो उसकी आजीविका का साधन नहीं रह पाएगा। ठीक है। In the present case, that facts constituting empirical evidence justify the conclusion that the petitioners live in slums and on pavements because they have small jobs to nurse in the city, and for them there is nowhere else to live. एक प्रस्ताव है जिसे प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में स्थापित नहीं किया जाना है। वर्तमान मामले में कि अनुभवजन्य साक्ष्य बनाने वाले तथ्य इस निष्कर्ष को सही ठहराते हैं कि याचिकाकर्ता झुग्गियों में और फुटपाथ पर रहते हैं, क्योंकि उनके पास शहर में नर्स के लिए छोटी नौकरियां हैं और उनके लिए रहने के लिए कहीं और नहीं है। They choose a pavement or a slum in the vicinity of their place of work, and to lose the pavement or the slum is to lose the job. वे अपने कार्यस्थल के आसपास के क्षेत्र में एक फुटपाथ या एक झुग्गी चुनते हैं और फुटपाथ या झुग्गी में ही रहते हैं।
The conclusion there is that the eviction of the petitioners will lead to deprivation of their livelihood and consequently to the deprivation of life. इसलिए निष्कर्ष ये है कि याचिकाकर्ता के निष्कासन से उनकी आजीविका से वंचित हो जाएगा और परिणाम स्वरूप जीवन से वंचित हो जाएगा। देखो इस पूरे मामले का मतलब क्या है, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, कि जो व्यक्ति बॉम्बे में स्लम्स बनाकर रहते थे या फुटपाथ पर रहते थे उन्हें वहाँ से हटाया जाने लगा। तो ये भी क्या था, आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू लाइवलीहुड था कि ये वहीं पर रहना चाहते थे आसपास जहाँ पर इनको शहरों के अंदर काम मिला था, क्योंकि अगर ये बहुत दूर रहते तो इनके आने जाने का किराया या इनके रहने का किराया बहुत ज़्यादा हो जाता था, ये अपनी आजीविका सही तरीके से नहीं चला पाते थे। तो इन्होंने भी क्या किया था, PIL फाइल किया था। अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 63 पे। अनदर इशू दैट अफेक्ट्स द कॉमन पर्सन्स एक्सेस टू जस्टिस इन द इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स दैट कोर्ट्स टेक टू हियर अ केस। एक अन्य मुद्दा यह भी है जो आमतौर पर लंबे समय से न्याय करने के लिए आम लोगों की न्याय तक पहुंच को प्रभावित करता है, जो अदालतें एक मामले की सुनवाई के लिए लेती है। मतलब अदालतें जो एक मामले की सुनवाई के लिए बहुत लंबा समय लेती है, इससे भी बहुत सारे व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इज ऑफन यूज्ड टू कैरेक्टराइज दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट्स टेक। फ्रेज न्याय में देरी, न्याय से वंचित है, अक्सर इस विस्तारित समय अवधि को चिन्हित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो अदालतें लेती है। मतलब न्याय वही होता है जो सही वक्त पर मिलता है, ठीक है। अगर न्याय के अंदर देरी होती है तो न्याय से वंचित माना जाता है। However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislature, as well as in protecting the fundamental rights of citizens. However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a जबकि इन सब के बावजूद इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर ये जो जुडिशरी है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल को निभाती है, ताकि किसी भी काम के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का हस्तक्षेप ना हो सके और ना ही किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो सके। The members of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy. संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे न्याय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में एक स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ अदालतों की एक प्रणाली की सही ढंग से कल्पना की थी। तो क्लास 8 ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पिक भी सेंड कर दूंगा और दिखा भी दूंगा। इसमें सिर्फ हमें एक्सरसाइज के सिर्फ 6 क्वेश्चंस करने हैं, 7, 8, 9 नहीं करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यू रीड दैट वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी इज अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, व्हाई डू यू थिंक एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज नेसेसरी टू कैरी आउट दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो इसका आंसर ये रहा, देखिए मेरे पास लिखा हुआ, आपको भी यही लिखना है, ये इसका आंसर है। An independent judiciary is necessary to carry out the function of upholding the law and enforcing fundamental right because it plays a crucial role in the functioning of India's democracy. It helps to shield the judicial process from external influences. This ensures that the judiciary is independent of pressure from the legislature and the executive. It is the independence of the judiciary that allows the courts to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislature and the execution. It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of citizens because anyone can approach the courts if they believe that their rights have been violated. Second question है, reread the list of fundamental rights provided in chapter 1st. How do you think the right to constitutional remedies connects to the idea of judicial review? इसका आंसर ये रहा, देखिए इसका आंसर क्या है, the right to constitutional remedies connects to the idea of judicial review in its capacity of protecting the rights of the citizens against the working of the state legislature or executive. It allows citizens to move the court if they feel that their fundamental rights are being violated by the state administration. In the Constitution, every citizen has equal rights and none can be discriminated against.
Hence, judicial review and the right to constitutional remedies are interconnected because the judicial review is practiced when any fundamental right is violated by the state. In this case, a higher court on repeal the judgments of a lower court based on its investigation. Question number 3 है, देखिए. In the following illustration, fill in each tier with the judgments given by the various courts in the Sudha Goyal case. चेक योर रेस्पॉन्सेज विद अदर इन क्लास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट. तो इसका आंसर ये रहा, मैंने जैसे लिखा आपको भी वैसे ही लिखना है. सुधा गोयल केस में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अलग अलग निर्णय दिए थे उनके बारे में देखना है. लोअर कोर्ट, लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हिज ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र वॉज सेंटेंसेड टू डेथ. हाई कोर्ट, लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर ऑल डिक्लेयर्ड टू बी इनोसेंट एंड सेट फ्री. Supreme Court, Lakshman and Shakuntala were found guilty and given life imprisonment while Subhash Chandra was acquitted for lack of sufficient proofs against him. ये थर्ड वाला क्वेश्चन. फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए. Keeping the Sudha Goyal case in mind, tick the sentences that are true and correct the ones that are false. The accused took the case to the High Court because they were unhappy with the decision of the trial court. B. They went to the High Court after the Supreme Court had given its decision. C. If they do not like the Supreme Court verdict, the accused can go back again to the trial court. अब इसका आंसर देखिए, ये रहे इसके आंसर. ABC करके लिखना है आपको, A में ट्रू लिखना है. क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको ट्रू करके बताओ. B वाला फॉल्स है और फॉल्स के बाद फुल स्टॉप का साइन लगाया हुआ है मैंने, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है जो देखिए, They went to the High Court after the trial court and given its decision. C वाले में भी false है और full stop, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, If they do not like the Supreme Court verdict, the accused cannot go back again to the trial court because the verdict of the Supreme Court is final. Fifth question है, Why do you think that introduction of public interest litigation PIL in the 1980s is a significant step in ensuring access to justice for all? इसका आंसर देखिए. The introduction of public interest litigation PIL in the 1980s is a significant step in ensuring access to justice for all due to the following reasons. It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights are being violated. It increased access to justice by the poor and illiterate. The illegal process was greatly simplified. Furthermore, a little address to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL. सिक्स्थ क्वेश्चन है और लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. 7th, 8th और 9th हमें नहीं करने हैं. Reread excerpts from the judgments of the Olga Tallis versus Bombay Municipal Corporation case. Now write in your own words what the judges meant when they said the right to livelihood was part of the right to life. इसका आंसर ये रहा. In the Olga Tallis versus Bombay Municipal Corporation case, the judges stated that the right to livelihood was part of the right to life because no person can live without the means of living, that is no means of livelihood. In the Olga Tallis versus BMC का मतलब Bombay Municipal Corporation case, people were poor and lived in slums. For them, the eviction of their livelihood, which consequently means deprivation of life. This is how the judges connected right to livelihood to the right to life. तो क्लास 8 ये हमारा चैप्टर नंबर 5 भी हो गया है. इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने आपको करवा दिए हैं और इनके क्वेश्चन आंसर्स की मैं आपको पिक भी सेंड कर दूंगा. ठीक है क्लास, थैंक्स.